नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गजा में मरने वालों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई है, जिनमें लगभग 3,000 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने टैंकों का उपयोग करके हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए गजा के अंदर रात भर जमीनी हमला किया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि फिलिस्तीनी हमले में जितने लोग मारे गए हैं उसे लेकर वो सच बोल रहे हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने गजा में पत्रकारों के मारे जाने की नवीनतम आंकड़ों में कहा है कि कम से कम 24 पत्रकार अभी तक मारे गए हैं। बुधवार को अल जजीरा के अरबी ब्यूरो चीफ वायल दाऊद के पूरे परिवार को गजा में टारगेट करके मारा गया, लेकिन इन मौतों को पत्रकारों की मौतों में शामिल नहीं किया गया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की इमरजेंसी डायरेक्टर लूसी वेस्टकॉट ने कहा कि लड़ाई से क्षेत्र में नागरिकों के भारी जानमाल के नुकसान के अलावा इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों में पत्रकारों के लिए सबसे घातक स्थिति पैदा हो गई है। सीपीजी पूरी दुनिया में 1992 से पत्रकारों की मौतों पर नजर रख रहे हुए है। बीबीसी के अनुसार फलस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता की कोऑर्डिनेटर लिन हेस्टिंग ने कहा है कि गजा में लोग अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगहों पर नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इजराइल लोगों से गजा शहर छोड़कर बाहर निकलने के लिए कह रहा है, जिसके जवाब में लिन हेस्टिंग ने ये कहा है। उन्होंने कहा, जो लोग जगह छोड़कर नहीं निकल रहे उनके पास जाने के लिए जगह ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। इजराइल की नई चेतावनी उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि गजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, इस हिंसा के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत निगरानी की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए और उनके पास जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहें और चाहे वो अपनी जगह छोड़ना चाहें या ना चाहें, उन्हें ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए। बता दें, बीती रात इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने उत्तरी गजा में टैंक का इस्तेमाल कर टारगेटेड छापेमारी की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ज़मीनी हमले की तैयारी की जा रही है। चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार आज गजा में भोजन, पानी और दवा लेकर 12 सहायता ट्रक प्रवेश कर रहे हैं। इससे हाल के दिनों में पट्टी में प्रवेश करने वाले ट्रकों की कुल संख्या 74 हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान ने अब अपना रुख बिल्कुल बदल लिया है। हमास को लिबरेशन आर्मी बताने के बाद अब उन्होंने कहा है कि इजराइल गजा में नरसंहार कर रहा है और दुनिया की चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की और कैथोलिक चर्च के प्रमुख से कहा कि गजा पर इजराइल के हमले नरसंहार के स्तर तक पहुंच गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी मानवता के लिए शर्म की बात है। एर्दोगान को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान फ्रांसिस से ये कहते हुए बताया गया कि सभी को गजा में निर्दोष नागरिकों को मदद देने के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। हमास के साथ युद्ध में इजराइल के आने के बाद इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद सरकार के सदमे और पक्षाघात को समझना संभव है, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि सरकार आगामी युद्ध के लगभग 3 सप्ताह बाद भी सदमे से कैसे उबर नहीं पाई है। उन्होंने आगे कहा, सरकार मौजूद नहीं है। राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के एक वीडियो को कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिसमें वो मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना इतना जरूरी मुद्दा है, लेकिन मीडिया उसे नहीं दिखाता है। इजराइल चल रहा है, चाहे अडानी हो या कास्ट सेंसस हो, मीडिया नहीं दिखाता है, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, ये सब चलता रहता है। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि अडानी का मुद्दा तो आपने चिपका दिया है, लोगों को समझ आ गया है। इसके बाद सत्यपाल मलिक ने भी मीडिया को निशाना बनाया। कांग्रेस और सपा लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में भले ही साथ हैं, लेकिन इन दोनों दलों के बीच खटपट तो ऐसी है जैसे ये दोनों ही यूपी में आमने सामने टक्कर में हो। दोनों दलों के बीच ताज़ा विवाद आजम खान को लेकर शुरू हुआ है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जेल में बंद आजम खान से मिलने की बात कही तो अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि आजम खान को फंसाने में कांग्रेस नेताओं का हाथ है। अब खबर आई है कि आजम खान ने अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया है। तो सवाल है कि आजम खान पर दोनों दलों के बीच तनातनी क्यों दिखाई दे रही है। समझा जाता है कि यूपी में आजम खान का मुस्लिम समुदाय में दबदबा है। समाजवादी पार्टी में वो बेहद ताकतमंद माने जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी मुस्लिम यादव समीकरण को माना जाता है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में मुस्लिम सपा से छिटके हैं। कहा जाता है कि मायावती का जनाधार उस तरह का रहा नहीं और बीजेपी का तो मुस्लिम समुदाय में वोट बैंक है ही नहीं।
माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही है। यही वजह है कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने जब कहा कि वो आजम खान से जेल में मिलना चाहते हैं तो अखिलेश यादव का कड़ा रुख सामने आ गया। महुआ मोइत्रा को आखिरकार संसदीय समिति ने पेश होने के लिए बुला लिया है। लोकसभा की आचार समिति ने गुरुवार को महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों पर अपनी पहली बैठक की। बैठक के बाद समिति ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद अचानक से हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा की आचार समिति को शपथ पत्र देकर दावा किया था कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपना संसद लॉगिन और पासवर्ड दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो सीधे सवाल पोस्ट कर सकें। इसी दर्शन हीरानंदानी को मदद करने का आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा है, लेकिन वो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। पिछले वर्ष अरब देश कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को वहां की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कतर की अदालत से आए इस फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई है। कहा है कि विस्तृत फैसले की कॉपी का हम इंतजार कर रहे हैं। ये सभी 8 लोग एक निजी कंपनी डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की गुंडागर्दी बताया है। ईडी ने मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा है। अशोक गहलोत ने कहा, जो हालात बने हुए हैं इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। इन लोगों को गलतफहमी है। अभी तो हम कल 5 और गारंटियां देने वाले हैं। वो तैयारी कर लें 5 नेताओं को चुनने की। कल गारंटियां देंगे तो परसों किन नेताओं के यहाँ छापेमारी करेंगे वो तय कर लें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए बीजेपी ने चला अपना आखिरी दांव। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। ममता ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी के छापे डलवा रही है। गंदा खेल खेला जा रहा है। ममता बनर्जी ने कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के घर ईडी की तलाशी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने भाजपा सरकार की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से करते हुए कहा कि वो इतिहास बदलने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है। कौन कौन पहुंचता है और कौन कौन नहीं पहुंचता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान क्या सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं? निमंत्रण देने हैं और इसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है? एक ही व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम है? ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। खुर्शीद ने कहा कि दूसरी सभी पार्टियों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाना चाहिए था। बता दें, बुधवार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की थी। पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।